बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। बेटे लास्ट टाइम हमने प्लांट एनालिसिस डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एयर पोल्यूशन, उसके सोर्सेज और देन एयर एनालिसिस कि हम किस तरह एयर को एनालाइज करेंगे, किस तरह जो है कौन से मेथड्स हैं जिससे हम एयर की मॉनिटरिंग करेंगे कि ये जो है वो हमारे लिए जो है वो ब्रीदिंग के लिए सूटेबल है या नहीं है। तो आई एम योर टीचर बेटे मोहम्मद सलमान जमील। लेट्स मूव ऑन विद द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हम बात करेंगे कि एयर इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, देन ट्रोपोस्फियर क्या है, फिर एयर की कंपोजिशन क्या है, डिफरेंट एयर पोल्यूटेंट्स, उनके सोर्सेज, उनका इफ़ेक्ट, फिर इनडोर और आउटडोर एयर पोल्यूशन जो है वो किस तरह कॉज होती है और उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, और फिर हम एयर की क्वालिटी को मॉनिटर किस तरह करेंगे, किस तरह हम सैम्पलिंग ऑफ एयर करेंगे। तो जो डिफरेंट मेथड्स हैं सैम्पलिंग के वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनालिसिस बेसिकली जो है वो आपका मेनली रिलेट करता है एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो टेक्निक्स हैं जैसे क्रोमेटोग्राफी वगैरह, स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह, तो उनसे रिलेट करता है। इसलिए हम यहाँ पे सैम्पलिंग मेनली जो है वो उसको लेके चल रहे हैं। तो अगर आप बेटे डेली लाइफ में देखें, ये मैंने वेरियस जो है वो पोल्यूशन सोर्सेज डिस्कस किए हुए हैं यहाँ पे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, सिटीज़ जो हैं नए जनरेट होने की वजह से क्या हो रहा है, डे बाय डे पोल्यूशन इंक्रीज़ कर रहा है, चाहे वो मोटर व्हीकल की वजह से है, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ की वजह से है। तो मतलब न्यूमरस सोर्सेज हैं हमारे पास और जो है वो जो हमारी एयर को अनफिट कर रहे हैं और वेरियस प्रॉब्लम्स कॉज कर रहे हैं। ये बेटे ऑलरेडी जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, ये कोर्स स्टार्ट किया था, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वहाँ पे दिया हुआ था, वही थोड़ा सा आज दोबारा रिपीट कर रहे हैं। हमने कहा था कि इन्वायरमेंट क्या है, सम ऑफ टोटल ह्यूमन सराउंडिंग, हमारे इर्द गिर्द जितनी हमारी सराउंडिंग्स है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट। और हमने कहा था कि इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं वो 4 हैं: बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। बेसिकली बायोस्फीयर पे हम बाकी तीनों का इफेक्ट देख रहे हैं, कह लें कि एटमॉस्फेयर एयर से रिलेट करता है, हाइड्रोस्फीयर वाटर से, लिथोस्फीयर अर्थ से, और बायोस्फीयर जहाँ पे भी लाइफ सस्टेन कर सकती है उसको हम बोल रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर से हमें वो एयर मिलनी है जो ब्रीथ करने के लिए हमें चाहिए, हाइड्रोस्फीयर से हमें वो वाटर मिलना है जो ड्रिंक करने के लिए चाहिए, लिथोस्फीयर सपोर्ट देती है, मतलब यहाँ से हम जो है वो फूड मटेरियल्स कह लेते हैं, और बायोस्फीयर भी इसी कैटेगरी में आ जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, ठीक है, वाइटल फॉर आवर सर्वाइवल। देखिए फूड जो है ना अप टू 2 वीक्स, मतलब हम खाए पिए बगैर 2 हफ्ते ज़िंदा रह सकते हैं, मतलब हम जो है वो इन केस ऑफ एमरजेंसी सरवाइव कर सकते हैं। वाटर के बगैर भी हम 1 वीक सर्वाइवल कर सकते हैं, लेकिन विदाउट एयर नो लॉन्गर देन अ कपल ऑफ मिनट्स। आप अपने सांस रोक लें, कितनी देर आप जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट एयर, अगर एयर में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो हम ब्रीथ नहीं कर सकते और हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते। वी ब्रीथ बिटवीन 10 to 25 मीटर क्यूबिक ऑफ एयर डेली। आप इमेजिन करें कितना वॉल्यूम एयर का हम डेली यूज़ कर रहे हैं, 10 to 25 मीटर क्यूबिक, नॉट डेसीमीटर, नॉट 1 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूबिक। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर ऑक्सीजन होती है। अब देखें आप कितनी ऑक्सीजन डेली कंज्यूम कर रहे हैं। एनी टॉक्सिन प्रेजेंट ऑल्सो इनहेल्ड। अब अगर एयर में कोई टॉक्सिन प्रेजेंट है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, कोई पोल्यूटेंट है, तो हम वो भी इनहेल कर जाएंगे। क्लीन एयर इज देयरफॉर नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ, इसीलिए हमें एयर क्लीन चाहिए, ठीक है। द एयर रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनिंग लाइफ इज कंटेन्ड इन द लोएस्ट सेक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब जो हमें ब्रीथिंग के लिए, जो एयर हमें सर्वाइव करने के लिए चाहिए, वो एटमॉस्फेयर की सबसे लोएस्ट लेयर में। हमने 4 लेयर्स पढ़ी थी, मैं अभी दोबारा रिपीट भी करूँगा उन लेयर्स को। इट इज़ द एयर एट ग्राउंड लेवल दैट वी विल बी मेनली कंसर्न्ड। जो ग्राउंड लेवल पे, जो हमारी कह लें अर्थ क्रस्ट से अराउंड अबाउट 1 किलोमीटर अपवर्ड जो है, वो मेनली हम उससे कंसर्न हैं कि उसमें क्या है, कोई पोल्यूटेंट है, कोई इम्प्योरिटी है या नहीं है। हम उससे मेनली कंसर्न हैं क्योंकि वो हमें मेनली इफेक्ट करेगी। ये बेटे मैंने पहले भी बताया हुआ है, वही स्लाइड दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर।
मेजर गैसेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। ट्रेस गैसेस ये हाइड्रोजन है, ओजोन है, मीथेन है, और इसके अलावा नोबल गैसेस और वाटर वेपर्स होते हैं। मैग्नीट्यूड है, हम कहते हैं थिकनेस अबाउट 1000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है, लेकिन इसका मास है वो लोअर 5.6 किलोमीटर में है। ठीक है, मेनली जो है ये लोअर 5.6 किलोमीटर में है। और यूजफुलनेस क्या है, देखिए एक तो ये कॉस्मिक रेज को ऑब्जॉर्व करती है। आपको पता है कि जैसे हमारी जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें ओजोन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, अर्थ पे नहीं आने देती। अगर वो अर्थ पे आ जाएंगी तो कैंसर कॉमन हो जाएगा। तो एक तो ये हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं उनको ब्लॉक कर लेती हैं फ्रॉम सन, सो प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ, यानी सन से अर्थ तक नहीं आने देती। ऑक्सीजन हमें ब्रीथिंग के लिए चाहिए, मैंने अभी बताया 10 to 25 मीटर क्यूबिक डेली हम यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल कर रहे हैं वो प्लांट्स के लिए नेसेसरी है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। नाइट्रोजन एयर से जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस होता है। वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में सॉइल में मौजूद माइक्रोब्स जो यूज़ करते हैं इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो नाइट्रोजन आपको पता है 3 मेजर एलिमेंट्स हैं प्लांट ग्रोथ के, NPK। नाइट्रोजन मेनली रिक्वायर्ड है। वाटर वेपर्स क्या है, सस्टेनिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ के लिए नेसेसरी हैं। आपको पता है वाटर और वाटर वेपर्स, इसके अलावा ये हीट बैलेंस मेंटेन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं एनर्जी अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन। ये लेयर्स हैं बेटे, थर्मोस्फीयर, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। सबसे लो ट्रोपोस्फीयर से हम कंसर्न हैं आज। हमारी सारी डिस्कशन ट्रोपोस्फीयर के रिलेटेड है। ऑल्दो स्ट्रेटोस्फीयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ब्लॉक करती है, लेकिन हमारा आज का टॉपिक जो कंसर्न है, जो पोल्यूशन के रेफरेंस है, वो मेनली फोकस कर रहा है ट्रोपोस्फीयर को। तो ट्रोपोस्फीयर मेनली हम कह रहे हैं कि है तो 10-20 किलोमीटर तक है, लेकिन हम जो है वो मेनली कंसर्न होंगे लोअर ऑलमोस्ट 1 to 2 किलोमीटर से। देखें जितने भी आपके पोल्यूटेंट्स हैं वो सारे क्या कर रहे हैं, सारे के सारे मेनली ट्रोपोस्फीयर को पोल्यूट कर रहे हैं। तो ट्रोपोस्फीयर लोकेटेड बिलो अबाउट 10 किलोमीटर, ठीक है, लोअर 10 किलोमीटर वाला रीजन जो है द एरिया वेयर वी ब्रीथ, जहाँ हम सांस ले रहे हैं वो वाला रीजन है। इट इज़ अ लोकेशन ऑफ वेदर प्रोसेस, जहाँ पे सारे वेदर प्रोसेस हो रहे हैं, यानी बारिश आ रही है, ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है, जहाँ पे जो है वो हम कहते हैं कि लाइटनिंग हो रही है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस जहाँ पे हो रहे हैं उस स्फीयर को हम ट्रोपोस्फीयर कह रहे हैं। लोएस्ट 1 किलोमीटर ऑफ द एटमॉस्फेयर द सो कॉल्ड बाउंड्री लेयर, मेनली हमारा कंसर्न वो बाउंड्री लेयर है, वो 1 किलोमीटर एरिया है। दिस एरिया इज मेनली कंसर्न विद हेयर इज वेयर मोस्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन टेक प्लेस। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन यहीं पे हो रही है। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में है, उसका रोल मैं बता चुका हूँ कि यूवी रेज को ब्लॉक करती है, और ये ब्लेसिंग होती है हमारे लिए स्ट्रेटोस्फीयर में, बट इट इज़ अ पोल्यूटेंट इन ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में ये ब्लेसिंग नहीं है। तो मेजर जो कंपोनेंट एट सी लेवल पे एयर में मौजूद है, नाइट्रोजन बेटे 78 पॉइंट, ये कह लें मोर प्रिसाइज वैल्यूज़ दे दी, वहाँ तो रफली थी 78%, तो यहाँ पॉइंट्स में जो प्रिसाइज वैल्यूज़ आ गई 78.09, 20.95% ऑक्सीजन होती है, 0.93% आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और वाटर वेपर्स 0.3%, 0 to 3 ppm की रेंज में बहुत थोड़ी कंसनट्रेशन में होते हैं। एयर क्वालिटी मेन पैरामीटर, अच्छी है बुरी है। एयर क्वालिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, बहुत सारे पैरामीटर्स से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पोल्यूटेंट स्टैंडर्ड इंडेक्स PSI, ये यूएसए में जो वो पोल्यूटेंट स्टैंडर्ड इंडेक्स जो है ये उनकी डेवलप्ड है, तो उसको हम PSI बोल रहे हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय यूएसए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जैसे पाकिस्तान की भी EPA है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसी तरह यूएस में सबसे पहले जो है जो अपनी बनाई है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, तो उन्होंने कुछ पैरामीटर्स इंडिकेट किए जिनको हम बोलते हैं पोल्यूटेंट स्टैंडर्ड इंडेक्स। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंसिव स्टडीज ऑफ हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ अर्बन एयर पोल्यूशन, कि अर्बन एरियाज़ में जो एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स हैं उनको उन्होंने चेक किया और देखा कहाँ पे आके कोई पोल्यूटेंट जो है वो ज़्यादा हार्मफुल हो रहा है, कहाँ तक ये जो है वो बेज़रर है, आप कह लें इतना इफेक्ट नहीं है, लेस इफेक्टिव है, जो लोगों को इफेक्ट नहीं कर रहा। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक अबाउट डेली पोल्यूशन लेवल, कि जैसे बेटे जब हमारे ये स्मोक होता है तो हमें डेली बता रहे होते हैं जी अब इतना लेवल हो गया, अब लाहौर की क्वालिटी जो एयर की है वो ये हो गई है, फैसलाबाद की ये हो गई है,
इंडिया की ये हो गई है, इसीलिए कहते हैं जी जो है ये अपनी क्रॉप्स बर्न ना करें, क्योंकि किसान जब फसल काट लेते हैं तो रिमेन्स को बर्न कर देते हैं और उस बर्निंग की वजह से क्या हो रहा है, स्मोक बनता है। कोयला ना जलाएं, कोयले से सल्फर डाइऑक्साइड है वो स्मोक बनाती है। तो मतलब डेली पोल्यूटेंट लेवल्स जो हैं वो चेक करते हैं और बताते हैं कि जी आज एयर में जो है वो पोल्यूटेंट्स की क्या कंडीशन है, आपके लिए सेफ़ हैं या वर्स हैं। आपको जैसे हमारे स्मोक के दिनों में कह देते हैं जी बाहर एक्सपोजर कम से कम करें, तो यही जो है वो उसमें मेनली है कि पोल्यूटेंट इंडेक्स पैरामीटर जो है वो आपको यही गाइड कर रहे होते हैं। सम अदर कंट्रीज हैज़ आल्सो अडॉप्टेड द यूएस PSI, यानी जो उन्होंने स्टैंडर्ड दिए थे उन्हीं को बाकी कंट्रीज़ भी अडॉप्ट काफ़ी सारे कर रहे हैं। वाइल सम हैव अडॉप्टेड डेवलप्ड देयर ऑन को एयर क्वालिटी इंडेक्सेस, कुछ ने अपने डेवलप कर लिए हैं, कुछ के यूएस वाले ही यूज़ कर रहे हैं। इन 1999 PSI वाज रिप्लेस्ड बाय EPA, मतलब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, विद एन AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स। ईच ऑफ द मेजर पोल्यूटेंट्स, मेन पोल्यूटेंट कौन से होते हैं आपके, SO2, NO2, SOx और NOx, और देन ओजोन, ओजोन मैंने बताया पोल्यूटेंट है, इसमें ट्रोपोस्फियर में। देन कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इसे साइलेंट किलर कहते हैं, ये हमारी वो ब्लड की हीमोग्लोबिन को बाइंड करती है और जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होने से डेथ काज कर देती है, अनकॉन्शियसनेस और देन डेथ। पार्टिकुलर मैटर, ठीक है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनकी बात हो रही है। इट इज़ मेजर्ड एंड इट्स कंसंट्रेशन इज कन्वर्टेड टू एन AQI air quality index parameters sub indexes values using a conversion chart. The highest sub index value is then reported as AQI, जो जिसकी ज़्यादा वैल्यू है उसको रिपोर्ट कर देते हैं कि ये वाला पोल्यूशन पैरामीटर ज़्यादा है और ये आपको इफेक्ट कर सकता है। ये जी एयर क्वालिटी इंडेक्सेस जो हम यूज़ कर रहे हैं उनके कोड्स हैं। 0 to 50 है तो हम ग्रीन कहते हैं, यानी गुड है, कोई इशू नहीं है, एयर क्वालिटी इज़ कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री एंड एयर पोल्यूटेंट पोजेस लिटिल और नो रिस्क, ठीक है। अगर 51 से 100 हो जाएं तो येलो कलर कोड इसको एलोकेट किया गया है, मॉडरेट है, एयर क्वालिटी इज एक्सेप्टेबल। हाउएवर फॉर सम पोल्यूटेंट्स देयर मे बी मॉडरेट हेल्थ कंसर्न्स, मतलब कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड्स वगैरह है या ओजोन है। ओजोन आपको पता है लंग्स इलास्टिसिटी को डिक्रीज़ कर देती है, स्पेशली जो एल्डरी पीपल्स हैं उनके लिए, जिनको रेस्पिरेशन इशू है, उनके लिए ये स्पेशली हार्मफुल हो जाती है। 1012 to 150 ऑरेंज अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप, अगेन सेंसिटिव ग्रुप ओल्ड एल्डरी पीपल्स जो हैं या जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनके लिए, या जिनको ऑलरेडी कोई डिजीज़ है उनके लिए ये जो है वो मेनली अब अनहेल्दी हो गई है। 151 to 200 अनहेल्दी होगी। एवरी वन में बिगन टू एक्सपीरियंस हेल्थ इफेक्ट्स, मेम्बर्स ऑफ सेंसिटिव ग्रुप में एक्सपीरियंस मोर सीरियस इफेक्ट्स, वो ज़्यादा सीवियर जो है वो उनकी कंडीशन हो जाएगी, उनको ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होगा। पर्पल वेरी अनहेल्दी है, एवरी वन में एक्सपीरियंस मोर सीरियस हेल्थ इफेक्ट्स, यानी सब के लिए डेंजरस हो गई है। और मैरून हेजर्डस हो गई है। द एंटायर पॉपुलेशन में बी इफेक्टेड ट्रिगरिंग हेल्थ वार्निंग्स एनी एमरजेंसी कंडीशन, मतलब वो सब के लिए इतनी ज़्यादा अब डेंजरस हो गई है कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे मैंने बताया ना, हमारे जब ये प्रॉब्लम होता है स्मोक का, तो तब यही है कि रेंज इस रेंज में चली जाती है, हेजर्डस रेंज में चली जाती है। बैकग्राउंड ऑफ एयर पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन हो कैसे रही है। ह्यूमन बीइंग हैव बीन एक्सपोज टू एयर पोल्यूशन एवर सिंस द डिस्कवरी ऑफ फायर, जब से दुनिया में आग आई है, इट मीन्स स्टार्ट से ही, तो तब से जो है वो ह्यूमन बीइंग्स को एक प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ा है कंटिन्यूसली, वो है एयर पोल्यूशन। द क्वालिटी ऑफ एयर स्टेडली डिटोरिएटिंग, आहिस्ता आहिस्ता डिटोरिएट हो रही है। क्यों ऐसे कंबस्टन से हो रही है बेटे? जब आप कंबस्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, एक तो बेटे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो हमारे वेदर पैटर्न्स हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं। अर्थ डे बाय डे वार्म हो रही है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, सर्दियाँ सवियर सर्दियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ सवियर गर्मियाँ हो रही हैं। मतलब ये जो सवियर वेदर कंडीशंस हो रही हैं वो एक पैरामीटर उसका ये है। इसके अलावा जब आप फ्यूल्स बर्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, उनमें अगर सल्फ़र की कंटेंट्स हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड चले जाएगी एयर में। सल्फ़र डाइऑक्साइड का आपको पता है कि वो क्या करती है, एसिड रेन काज करती है। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे, वो भी अगेन एसिड रेन्स भी काज करते हैं और वो स्मोक भी काज करते हैं। द क्वालिटी ऑफ एयर हैज़ बीन स्टेडली
डिटोरिएटिंग, आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रही है, गिविंग राइज टू न्यूमरस केस ऑफ इलनेस एंड इवन डेथ। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट होने शुरू हो गए हैं। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन दो तरह के हैं, एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल। एंथ्रोपोजेनिक है जो ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किए हैं, जो नेचुरल नहीं है यानी आर्टिफिशियली हमने क्रिएट कर दी हैं। और ये जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज है ये स्टेशनरी और मोबाइल दो कैटेगरीज के होते हैं। स्टेशनरी मतलब जैसे कोई इंडस्ट्री है वो एक ही जगह पे है, ठीक है, तो वो स्टेशनरी सोर्स है। मोबाइल जैसे व्हीकल्स हैं तो मूव कर रही हैं, तो ये मोबाइल सोर्स है, मतलब जो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। और नेचुरल जो है वो तो है जैसे फॉरेस्ट फायर हो गई, ठीक है, नेचुरली कोई वॉल्केनो eruption हो गई, ये नेचुरल सोर्सेज है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है ह्यूमन बींग्स के। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, देयर आर टू मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, स्टेशनरी सोर्सेज। A stationary source in air quality terminology is any fixed emitter of the air pollutant. फिक्स एमिटर है जो एक ही जगह पे रह के एमिशन कर रहा है पोल्यूटेंट्स की। वो कौन कौन से हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी पावर स्टेशन है जहाँ पावर जनरेशन होती है, ठीक है, आप जैसे ये कोल थर्मल पावर स्टेशन हैं, कोल से जिनमें हम बिजली बना रहे हैं, तो या ये जो IPPs होते हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स होते हैं जो फर्नेस ऑयल से बना रहे हैं, तो वो ऑयल को या कोल को जब बर्न करेंगे तो एयर में पोल्यूटेंट जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर जो है वो पोल्यूटेंट्स जाएंगे। इसी तरह फायर है, मतलब आप आग जला रहे हैं घरों में, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगी, फॉसिल फ्यूल जलेगा और वहाँ से भी पोल्यूशन निकलेंगे। ये स्टेशनरी सोर्स हैं, एक ही जगह पे, घर भी अपनी जगह पे रहते हैं, इंडस्ट्रीज़ भी अपनी जगह पे रहती है, पावर प्लांट्स भी अपनी जगह पे रहते हैं। सेकेंड है मोबाइल सोर्सेज। मोबाइल सोर्सेज आर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन विच मूव्स अवे फ्रॉम एन एरिया टू अनदर एंड पोल्यूट डिफरेंट एरियाज। जो मूव करता है, जैसे मैंने कहा व्हीकल्स हैं हमारी, एक जगह नहीं रहती, हम ट्रैवल करते हैं तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पोल्यूशन कॉज हो रही है। शिप्स हैं, शिप्स भी मूव करते रहते हैं, आपको पता है शिप्स रिवर में जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं। हम डिफरेंट कंट्रीज से पेट्रोल मंगवाते हैं या इवन अदर गुड्स मंगवाते हैं, या हम जो है अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी सारी शिप्स के थ्रू करते हैं। तो शिप्स जो पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं वो जहाँ जहाँ मूव कर रहे हैं वहाँ वहाँ पोल्यूशन कॉज करेंगे। एरोप्लेन्स का भी सेम है, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाएंगे और पोल्यूशन कॉज करेंगे। तो ये मोबाइल सोर्सेज हैं। मेजर एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, पावर स्टेशन से क्या निकलता है बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नॉक्स। क्योंकि आपने फॉसिल फ्यूल यूज़ करना है। फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं आपकी, या तो नेचुरल गैस है, या कोल है, या पेट्रोल है, या फिर मतलब ये वैरायटी आ जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टाइप। तो इनमें अगर सल्फर होगी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन होगी तो नॉक्स बन जाएंगे। अदर इंडस्ट्रीज वो भी जो फ्यूल यूज़ करेंगे उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स अनबर्न्ड भी जा सकते हैं एयर में, और पार्टिकुलेट्स मतलब जो अनबर्न्ड कार्बन है और उससे रिलेटेड पार्टिकुलेट्स जा सकते हैं। मोटर व्हीकल्स हैं तो उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड की भी बन सकती है, ठीक है, जैसे जनरेटर वगैरह हम यूज़ करते हैं उनसे भी बनती है। नॉक्स हैं, लेड के कंपाउंड, अगर आपने टेट्राइथाइल लेड पेट्रोल को की नॉकिंग कम करने के लिए डाला हुआ है तो लेड चला जाएगा। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, जैसे हम CNG यूज़ करते हैं तो लीकेज के थ्रू हाइड्रोकार्बन चले गए। डोमेस्टिक में पार्टिकुलेट्स आ जाते हैं आपके। तो नेचुरल सोर्सेज आपके पास कौन से हैं जी, वॉल्केनोज, ये मैंने डिफरेंट वॉल्केनोज की यहाँ पिक्चर्स लगाई हुई हैं। उनसे क्या निकलता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, HCl मेनली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेचुरल सोर्सेज में दूसरा कौन सा है, बॉक्स या मार्शेस जिनको हम कहते हैं, यानी जो दलदली इलाके हैं, जैसे मीथेन की डिस्कवरी हम कहते हैं मार्शी एरिया से हुई थी, तो उनसे हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है। ये मार्शी एरियाज डिफरेंट शो किए हुए हैं, ठीक है। फिर आ जाता है थर्ड, लाइटनिंग, जो नॉक्स प्रोड्यूस करती है, क्योंकि नॉर्मली एयर में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करती। इनको रिएक्ट करने के लिए वेरी हाई टेम्परेचर 3000 सेंटीग्रेड रिक्वायर होता है, और ये प्रोसेस नेचुरली और जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और सिर्फ थ्रू लाइटनिंग होता है नेचुरली। तो जब बिजली चमक रही होती है उस टाइम नॉक्स प्रोड्यूस होती है। तो ये नेचुरल सोर्स है। इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्या होंगे, 3 मेजर इफेक्ट हैं। एक तो हेल्थ इफेक्ट हो जाएगा, ये मतलब ज़ाहिर है जैसे स्मोक के दिनों में हमारी जो है वो बर्निंग हो रही होती है स्किन की, इसी तरह जो है वो अनकम्फर्टेबल ब्रीदिंग हो रही होती है, और चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, गला ख़राब हो जाता है। ड्रामेटिक क्लाइमेट चेंज, जैसे मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे बढ़ रही है उससे क्या हो रहा है कि सीवियर वेदर पैटर्न आ रहे हैं, तो वो इसी वजह से आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड जैसे
ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, डे बाई डे क्या हो रही है, वार्मर हो रही है। मेजर कंसर्न्स अबाउट एयर पोल्यूशन क्या है? सल्फ्यूरस स्मोक SO2 एंड स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सोर्सेज। तो आपको पता है कि ये एसिड रेन कॉज करेगा, हमारी सॉइल को डैमेज करता ही करता है। इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है, रिड्यूस करता है विजिबिलिटी को स्मोक के दिनों में जैसे होता है, डैमेज करता है मटेरियल्स एंड वेजिटेशन को, क्योंकि पीएच ऑफ सॉइल चेंज कर देगा तो वेजिटेशन डिस्ट्रॉय होगी। इसके अलावा एसिडिक होने की वजह से ये मटेरियल्स को भी इफेक्ट करेगा। इसके अलावा ये हमारी लंग्स को मेनली और रेस्पिरेशन ट्रैक को डैमेज करता है। फोटोकेमिकल स्मोक, एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम मोटर व्हीकल्स जो है वो इनका सोर्स है, डैमेज करती हैं हेल्थ और मटेरियल्स और वेजिटेशन को। ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम पावर प्लांट्स एंड मीथेन फ्रॉम पैडी फील्ड्स। जो पैडी फील्ड्स हैं जी वो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मीथेन रिलीज करते हैं। राइजिंग टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, क्लाइमेटिक चेंजेस सारी जो है वो इसमें आ जाती हैं। डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर वो CFCs की वजह से होती है। पहले हम एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ करते थे, अब तो बैन कर दिए हमने। या उससे क्या होगा कि स्किन कैंसर कॉमन हो जाएगा, क्योंकि UV रेज अर्थ पे आएंगी। एसिड रेन सॉक्स और नॉक्स की वजह से होती है बेटे, और उसका भी प्रॉब्लम यही है कि एक्वेटिक लाइफ को भी डैमेज करेगी, इकोसिस्टम को भी डैमेज करेगी। हेज, धुंध जो है, पोल्यूटेंट्स फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स, रिड्यूस विजिबिलिटी और हेल्थ इफेक्ट्स, ये जो है वो हमारे मेजर पोल्यूटेंट्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो जो है वो नॉर्मली अगर आप देखें तो आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स थे। इंडोर एयर पोल्यूशन कैसे होती है अब, और इसका क्या इफेक्ट है? देखिए मोस्ट ऑफ पीपल जो है ना, हम ज़्यादातर अपना टाइम कहाँ है, इंडोर गुजारते हैं, या तो किसी ऑफिस में, कॉलेज में या घर पे। आउटडोर तो जब हमने ट्रैवल करना है तभी करना है, तो मेन हमारा जो 80% टाइम है वो हम स्पेंड करते हैं इंडोर। एक्सपोज टू इंडोर एयर पोल्यूशन, इट मीन्स इंडोर एयर पोल्यूशन से हम एक्सपोज हो सकते हैं। वो कौन सा है, जो सोर्सेज क्या है इसके? डस्ट जो है वो बेटे आपको पता है, अगर आप जो है वो इजीली ट्रेवल करती है एयर की वजह से। स्मोक, अगर वहाँ को एक तो अगर जो है वो अगर जो मेन रोड पे स्पेशली हाउसेज है तो जो कंबस्शन हो रही है रोड पे व्हीकल्स के थ्रू, वो स्मोक आ रहा है, ठीक है। इसी तरह टोबैको है कि कोई बंदा वहाँ पे स्मोकिंग करता है तो आप वो इनहेल करते हैं। दैन पेंट्स है, घर में पेंट हुआ है तो वो पेंट्स जो हैं वो आपको इनहेल करने पड़ते हैं, क्योंकि उसके वेपर्स 2-3 दिन तक उसका इफेक्ट रहता है। सॉल्वेंट्स कोई ऐसा यूज़ हो गया है घर पे तो उसका इफेक्ट है, और आउटडोर एक्टिविटीज़ का इफेक्ट हो सकता है। कुकर है, ठीक है, कूलर्स और हीटर्स हैं, तो हीटर से भी आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है, कि रूम में लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है उस वजह से। और कुकिंग जो हम कर रहे हैं उससे भी अगेन कंबस्शन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये वेरियस फिनोमेना हैं जो इंडोर पोल्यूशन, जो घर के अंदर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। सोर्सेज क्या हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, केरोसिन एंड गैस हीटर्स, ठीक है। हीटर जब आप बंद करते हैं, चलाते हैं ना सर्दियों में, तो साथ में रिकमेंडेड यही होता है कि एक बाउल पानी का भर के रखते हैं। क्यों? ताकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड को डिज़ोल्व करता जाए अपने अंदर। कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस और डोरलेस गैस है, वैसे इसकी प्रेजेंस पता नहीं चलती, और अगर ओवरनाइट ये चलता रहे तो आपको पता है बहुत सारी डेथ्स इस केस में रिपोर्टेड है। गैस एंड वुडन स्टोव्स, जो लकड़ी के चूल्हे स्पेशली पहले यूज़ होते थे गाँव वगैरह में, फायर प्लेसेस, घर में लकड़ियाँ जो जला लेते हैं, मतलब फायर प्लेस बनी होती है वहाँ पे लकड़ियाँ जलानी, कोयला जलाना या ऑयल बर्नर जलाने, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, अगेन उसका भी सोर्सेज वही है, फॉसल फ्यूल्स, केरोसिन ऑयल है, ये गैस हीटर्स हैं, ये गैस स्टोव्स जो हैं उनसे आपके पास ये प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि अगर आपके फ्यूल में जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर कोई पोल्यूटेंट है, कोई नाइट्रोजन का या सल्फर का कंपाउंड है, तो वो बर्न होकर नाइट्रोजन या सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगी। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्म इंसुलेशन फॉर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड्स, पैनलिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में ये यूज़ होता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो इंसुलेशन वगैरह मटेरियल्स में और जो प्लाई के मटेरियल यूज़ होते हैं उनमें होता है। ओजोन, फोटोकॉपी मशीन जो है वो ओजोन यूज़ करती हैं, तो फोटोकॉपी आपको पता ही है कितनी ज़्यादा जो है ड्यूरिंग स्टडीज़ हमें रिक्वायर होती हैं नोट्स की फॉर्म में।
उसके बाद पार्टिकल्स है, टोबैको, स्मोक, कुकर्स वगैरह से भी पार्टिकल्स भी निकलते हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड अगेन टोबैको से, कुकिंग से या सॉलिड्स वगैरह या पेंट्स से या डिओड्रेंट से, उनसे निकलते हैं। पेस्टिसाइड आपको पता है स्प्रे करते हैं उनके जो है अक्सर पेस्टिसाइड का पेस्ट का अटैक होता रहता है क्रॉप पे, जो है वो डिक्रीज़ कर देता है हमारी यील्ड को। तो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं थ्रू एयर, वो मूव करते करते जो है वो घरों तक चले जाते हैं। इसके अलावा एस्बेस्टॉस है, फायर प्रूफिंग में यूज़ होता है, इंसुलेशन में यूज़ होता है, तो वो भी इस तरह घरों तक पहुंच गया। रेडॉन है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज़ होती है। और बायोलॉजिकल एरोसॉल्स हैं, बैक्टीरिया इन हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में जो है ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये वेरियस सोर्सेज हैं जो इंडोर एयर पोल्यूशन जो है उनके लिए हैं। यानी ये अब देखिए हमारी रूटीन में हम ये सारे मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं और वहाँ से हमें ये इस तरह के एयर पोल्यूटेंट्स को जो है वो हम इनहेल कर रहे हैं। इनका इफेक्ट क्या होगा देन? इफेक्ट्स एंड सिम्टम्स, कफिंग हो जाएगी, ठीक है, आई, नोज़ एंड थ्रोट जो है वो इरिटेशन होगी, गले में चुभन होगी, लेजीनेस आ जाएगी। वो तो हम खैर वैसे ही लेजी हैं आजकल कोरोना की वजह से, ठीक है, छुट्टियाँ, हेडेक होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड का बड़ा कॉमन सा ये केस है कि अगर आपने थोड़ी ज़्यादा इनहेल की तो हेडेक होगी, अनकॉन्शियस होंगे और देन इवन डेथ हो जाएगी। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग अब हमने करनी है, तो मॉनिटर कैसे करेंगे? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ एयर पोल्यूशन। एम्बिएंट मॉनिटरिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन एम्बिएंट एयर, इट असेसेस द क्वालिटी ऑफ एयर वेयर वी ब्रीथ। जहाँ हम ब्रीथ कर रहे हैं उस जो है वो एरिया की अगर आप मॉनिटरिंग करें। सोर्स मॉनिटरिंग, जहाँ से निकल रहे हैं, जिन इंडस्ट्रीज से जो व्हीकल्स के एग्जॉस्ट हैं वहाँ की मॉनिटरिंग करें। वहाँ जैसे हम व्हीकल्स के लिए रिकमेंडेड ये है कि वहाँ कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हो ताकि पोल्यूशन एयर में कम से कम जाए। इंडस्ट्रीज में उनको कहते हैं ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाएं ताकि जो है वो एयर पोल्यूशन कम से कम हो। तो 2 मॉनिटरिंग होगी, तो एयर जहाँ पे हम ब्रीथ कर रहे हैं उसको मॉनिटर करते जाएं कि इसमें पोल्यूटेंट लेवल क्या है। दूसरा जो इंडस्ट्रीज या व्हीकल्स हैं वो कितना है उनके एग्जॉस्ट से निकल रहा है, अगर वहाँ से ज़्यादा है तो वहाँ कंट्रोल करें, अगर एयर में ज़्यादा है तो कहाँ उसके सोर्सेज ढूंढें। टेक्निक्स फॉर एयर मॉनिटरिंग क्या है? इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज्ड। मसलन कार्बन मोनोऑक्साइड है तो नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको अगर थोड़ा सा आइडिया हो तो हम फंक्शनल ग्रुप उसमें डिटर्मिन कर लेते हैं, यानी C डबल बॉन्ड हो, C ट्रिपल बॉन्ड हो कि बॉन्ड लेंथ की बेसिस पे, तो हमें आइडिया हो जाता है। नॉन डिस्पर्सिव मेथड है ओजोन, ये सारे इंस्ट्रूमेंटल मेथड है। यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम ओजोन को मेजर करते हैं। मैंने मेथड्स बता दिए किस पोल्यूटेंट को कैसे मेजर करना है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे मेजरमेंट नहीं सैम्पलिंग तक जाएंगे, ठीक है। मेजरमेंट जो है वो हमारा जो है वो बेसिकली तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के कोर्सेज से रिलेट करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड यूवी विजुअल फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो यूज़ करते हैं, और नॉक्स के लिए केमिल्यूमिनेसेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वेरियस टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। एयर सैम्पलिंग, अब एयर सैम्पलिंग जो है वो एक टफ आस्क है। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स इसके कॉस्टली हैं। आपने स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करना है, आपने गैस क्रोमेटोग्राम यूज़ करना है, सारे एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सो मे नॉट बी अवेलेबल इन मैनी टीचिंग लैब्स, बहुत सारी लैब्स में इसके इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल ही नहीं है। सैंपल ऑफ एयर फॉर स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट इज टेकन। अब हमें हर कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए, स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए सैंपल लेना पड़ता है, वो भी टफ आस्क है। सब्जेक्टेड फॉर एनालिसिस यूजिंग रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव मेथड इन द लैब। तो हमारी कोशिश ये है कि हम कोई ऐसा मेथड ढूंढें जो इनएक्सपेंसिव और लैब में अवेलेबल हो। तो पहला जो हमारा मेथड है एयर सैम्पलिंग का वो है एब्जॉर्प्शन ट्रेन। जस्ट लाइक ये देखिए ट्रेन ही बनी हुई है। अब इसको बेटे ज़रा ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। ये आपके पास इन्वर्टेड फनल है, ठीक है। ये पंप लगा हुआ है जो क्या करेगा, एयर को सक करेगा, खींचेगा। ये रीजेंट बॉटल है जिसमें आपने क्या किया हुआ है, एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन लिया हुआ है जो पर्टिकुलर आपके जो है पोल्यूटेंट को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे फिल्टर पेपर इसलिए लगा हुआ है, आपको पता है एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल रिमूव हो जाए ताकि ये पंप की एफिशिएंसी को जो है वो ख़राब ना करें और दूसरा एनालिसिस हमारे को डिस्टर्ब ना करें। स्पेसिफिक रीजेंट्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर
हर गैस के लिए बेटे स्पेसिफिक रीजन डेवलप्ड है। आफ्टर सैम्पलिंग द सोल्यूशन इज ब्राउट टू द लेबॉर्ट्री, सैम्पलिंग करके आपने लेबॉर्ट्री में ले आना एंड जनरली एनालाइज बाय टाइट्रीमेट्री, या तो टाइट्रेशन कर लेंगे या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से कंसनट्रेशन जो पोल्यूटेंट की है वो चेक कर लेंगे। लेकिन हमने करना क्या है, यहाँ से एयर जो है वो एंटर होगी, ठीक है, फनल के थ्रू। यहाँ फिल्टर ने उसमें से डस्ट पार्टिकल फिल्टर करके रिमूव कर दिए, एयर आगे चलेगी जिसमें डिफरेंट पोल्यूटेंट्स हैं। रीजेंट बॉटल ने सपोज सल्फर डाइऑक्साइड उसमें से एब्जॉर्ब कर ली, वो यहाँ नीचे इसमें रीजेंट पे आ गई, बाकी गैसेस यहीं पे, ठीक है। अब ये गैसेस आगे, ये यू शेप ट्यूब है विद सिलिका जेल, ये सिलिका जेल क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब क्यों करना है, ताकि ये पंप तक ना पहुँचे और पंप की एफिशिएंसी को डिस्टर्ब ना करे। रिमेनिंग गैसेस यहाँ से जो हैं वो आगे चली जाएंगी। ये आपके पास फ्लो मीटर एंड रेगुलेटर है, मतलब हमने कितने जो है वो प्रेशर अप्लाई करना है, कितना सक्शन अप्लाई करनी है ताकि एयर प्रॉपरली आती रहे, तो वो हम यहाँ से चेक कर लेंगे, रेगुलेट कर लेंगे, ठीक है। और देन एयर प्योर जो एयर है वो पंप तक चली जाए। यानी हम ये चाह रहे हैं कि मॉइस्चर ना जाए, हम ये चाह रहे हैं डस्ट पार्टिकल ना जाए, पर्टिकुलर पोल्यूटेंट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए। जो पोल्यूटेंट एब्जॉर्ब हुआ हम रीजेंट बॉटल ये ले जाएंगे लैब में और ले जाके क्या करेंगे, एनालिसिस कर लेंगे। आई थिंक सो एब्जॉर्प्शन ट्रेन क्लियर होगा, ठीक है। अब इसके आगे लिमिटेशंस क्या हैं। इन एब्जॉर्प्शन ट्रेन सैम्पलिंग लॉन्ग सैम्पलिंग टाइम इज रिक्वायर्ड, टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए आपको, ऑलमोस्ट 1 दिन चाहिए, ठीक है। इन एब्जॉर्प्शन ट्रेन सैम्पलिंग इंटरफेरेंस ऑफ अदर पोल्यूटेंट्स मे टेक प्लेस, हमने बनाया है रीजेंट कि वो सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करे, हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड या कोई और भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब हो जाए तो वो इंटरफेरेंस करेगा। यानी ये नॉन टारगेटेड हो गया गैसेस के, मतलब हम टारगेट हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है लेकिन बाकी गैसेस इंटरफेयर कर रही हैं जिससे हमारे रिजल्ट्स इफेक्ट हो जाएंगे। सेकेंड है इम्प्रेगनेटेड फिल्टर, फ़र्क सिर्फ ये है ये सारी ट्रेन आपने रिमूव कर दी, ये सारी की सारी रिमूव कर देनी, सिर्फ पंप रहेगा, ये फिल्टर रहेगा और फनल रहेगी, बाकी सब कुछ रिमूव कर दिया। फिल्टर इज इम्प्रेगनेटेड विद अ रीजेंट सोल्यूशन स्पेसिफिक टू द गैस। अब हमने ये बॉटल की जगह क्या किया है, यहाँ फिल्टर, एक ये फिल्टर है, एक और फिल्टर आगे लगा दिया, टारगेटेड फिल्टर लगा दिया है जो हमारी इंटरेस्ट की गैस को क्या कर लेगा, जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। It is first sucked through a filter to remove aerosol particles, वही सस्पेंडेड पार्टिकल्स डस्ट को रिमूव करने के लिए। आफ्टर सैम्पलिंग द इम्प्रेगनेटेड फिल्टर इज टेकन टू द लेबॉर्ट्री। अब यहाँ इम्प्रेगनेटेड फिल्टर है, आप सकिंग कर रहे हैं, पहले डस्ट पार्टिकल रिमूव हो गए, टारगेट आपकी गैस यहाँ जो आपने रखा होगा इम्प्रेगनेटेड फिल्टर उसमें हो जाएगी और बाकी पंप तक चले जाएंगे। वेयर द सैंपल इज एक्सट्रैक्टेड एंड एनालाइज, तो हम इस फिल्टर से सैंपल को एक्सट्रैक्ट करके एनालाइज करेंगे। इम्प्रेगनेटेड फिल्टर्स हैव बीन यूज्ड फॉर, इन गैसेस के लिए हम इनको डिज़ाइन किया है यूज़ करने के लिए। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इट हैज़ ग्रेटर रोबोटनेस, यानी आपको सेंसिटिविटी नहीं है, मतलब टूट जाएगा, आप कैजुअली काम कर सकते हैं। ईज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट एज़ कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन ट्रेन, एब्जॉर्प्शन ट्रेन की निस्बत इसकी ईज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट बड़ी ईजी है, वहाँ आपने बॉटल लेके जानी है, यहाँ आपने वो फिल्टर पेपर लेके जाना है। वेरिएबल सैम्पलिंग एफिशिएंसी विच वेरीज विद, इसकी सैम्पलिंग एफिशिएंसी को चेंज किया जा सकता है, जो चेंज होगी एम्बिएंट गैस कंसनट्रेशन, उसकी कंसनट्रेशन के अकॉर्डिंग, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के मॉइस्चर कंटेंट्स कितने हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी जो है वो आप वेरिएबिलिटी सैम्पलिंग में ला सकते हैं। नेक्स्ट है डिफिएंट ट्यूब, अ रीजेंट इज एब्जॉर्ब्ड ऑन अ स्टेनलेस स्टील मैश। मैश क्या होती है, एक जाली है जिस पे आपने क्या किया हुआ है, रीजेंट एब्जॉर्ब कर लिया, यानी पहले आपने फिल्टर पे किया था, अब आपने एक जाली पे एब्जॉर्ब कर लिया। प्लेस एट वन एंड ऑफ अ स्मॉल ट्यूब, ये ट्यूब है आपके पास, इस ट्यूब के एक एंड पे आपने क्या किया है, जाली रख ली किसी एक एंड पे। द अदर एंड ऑफ द ट्यूब इज लेफ्ट ओपन, दूसरे एंड को क्या करना है, ओपन छोड़ देना है। द ट्यूब इज इन्वर्टेड, ये देखिए ये उल्टी है ट्यूब। इन्वर्ट क्यों किया है, क्योंकि इसमें आपको जो है इस ट्यूब को काफ़ी टाइम के लिए 15 दिन से 1 महीने के लिए आपको छोड़ना पड़ता है जहाँ से आप सैम्पलिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है वहाँ बारिश हो जाए, तो बारिश हो जाएगी तो हमें कोई सैंपल नहीं मिलेगा क्योंकि वो रेन वाटर अंदर चला जाएगा, तो इस वजह से इन्वर्टेड ट्यूब ली है। टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन एंड एक्सपोज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स टू 1 मंथ, ठीक है। आफ्टर एक्सपोजर एब्जॉर्बिंग गैसेज इज डिटरमिन्ड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री,
जो एब्जॉर्ब गैस हुई हैं मैश पे, उनको हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से या किसी और टेक्निक से डिटरमिन कर लेंगे। दिस सैम्पलिंग मेथड इज़ बेस्ड ऑन द डिफ्यूजन ऑफ द गैस अप द ट्यूब, यानी गैस जो है वो अपवर्ड जाएगी और इस मैश पे क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। Hence the name is diffusion tube. Diffusion tubes have been developed again जिन गैसेस के लिए, जिन कंपाउंड्स के लिए हमने डेवलप किए वो ये वाली गैसेस या कंपाउंड है। एडवांटेजेस वर्सेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ वेरी लो कॉस्ट मेथड, ठीक है, सस्ता है। इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन सर्वेज ऑफ द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोल्यूशन, कि स्पेस में किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है पोल्यूशन, आप डिफरेंट सैम्पलिंग कर सकते हैं क्योंकि सस्ता मेथड है। As such, survey requires sampling at many points. The use of instrumental method is precluded by high cost. तो क्योंकि आपको इसमें सैम्पलिंग जो है वो काफ़ी पॉइंट्स पे करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है। There are following disadvantages. बाकियों की कॉस्ट बढ़ जाती है, सर इसकी कॉस्ट इसलिए कम है, यानी कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। डिसएडवांटेज क्या है कि एक तो लो प्रिसीजन होगी, इसमें एक्यूरेसी कम हो जाएगी। दूसरा, वेरिएशन ऑफ 10% और मोर बिटवीन रेप्लिकेट एंड एनालाइट्स इज कॉमन, यानी आपने दो रेप्लिकेट लगाए, एक ही जगह पे दो ट्यूब्स लगाई हैं तो उनमें आपस में 10% का डिफरेंस भी पड़ सकता है, जिससे हमारे रिजल्ट थोड़ा हमें डाउटफुल हो जाएंगे। सॉलिड एडजॉर्बेंट मतलब सरफेस अटैचमेंट होगी। दिस मेथड इज वाइडली यूज फॉर सैम्पलिंग ऑफ ऑर्गेनिक केसेस। A stainless steel or glass tube is filled with a packing material and air is then sucked through the tube। ये आपने पैकिंग मटेरियल रख दिया और इसके अंदर इसे क्या करेंगे, एयर सक करेंगे, ठीक है। गैसेज आर एब्जॉर्ब ऑन टू द पैकिंग मटेरियल ड्यूरिंग सैम्पलिंग। तो गैसेज जब इसमें से पास कर रही हैं तो वो क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, एब्जॉर्ब। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो बताई हुई है। तो ये ग्लास वूल है, ये जो है वो आपने एक्टिवेटेड चारकोल रखा हुआ है, आगे यूरेथीन फोम है। तो ये एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेगा, आपके जो है वो गैसेस को, पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। कॉमन मटेरियल यूज्ड एज अ पैकिंग में एक्टिवेटेड कार्बन है या मॉलिक्यूलर सीप, ये सिलिका जेल है, ये जो है पोरोपैक या क्रोमोसोर्ब या 10x, ये लेस कॉमन है। मेनली हम एक्टिवेटेड कार्बन ही यूज़ करते हैं। आफ्टर सैम्पलिंग द ट्यूब इज़ ब्रॉट टू द लेबॉर्ट्री। अब ये इसमें एब्जॉर्ब हो गई है, आपने इस ट्यूब को लैब में ले आए हैं और एनालाइज बाय मीन्स ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। तो GCMS या GC जो है वो यूज़ कर लेंगे। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कैन बी डिटरमाइंड। तो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए इस मेथड को यूज़ किया जा सकता है। इंडिकेटर ट्यूब सबसे मतलब अच्छे जो रिजल्ट दे रही है वो इंडिकेटर ट्यूब है। कमर्शियली अवेलेबल क्लास इंडिकेटिंग ट्यूब ऑल्सो कॉल्ड गैस डिटेक्टिंग ट्यूब्स, ठीक है। रैपिड है, ऑन साइट टेस्टिंग पॉसिबल है, इधर से एयर इनहेल होगी, ठीक है। ये आगे इंडिकेटर ट्यूब लगी हुई है, ये पंप लगा हुआ है, ये क्या करेगा, एयर को सक करेगा। आप प्रेस करेंगे तो एयर इसके अंदर इनहेल होकर सक होगी। अब ये कलर से जो है, कलर इंटेंसिटी से और उसके डिस्टेंस से कि कितना ट्रैवल किया है, हमें पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन का आइडिया मिल जाता है इससे। ट्यूब्स आर अवेलेबल फॉर न्यूमरस गैसेज एंड द कंसंट्रेशन ऑफ गैस इज डिटरमाइंड बाय विजुअल कलरीमेट्रिक कंपैरिजन। कि हमारे पास एक चार्ट है, उसके साथ कंपेयर करते हैं, जैसे हम pH मीटर पे करते हैं। बेटे मेरा जो pH पेपर है हम डिप करते हैं सोल्यूशन में, और pH मीटर पे आपको पता है 0 से 14 तक कलर्स होते हैं, मैच कर लेते हैं। तो ये भी वही विजुअल कलरीमेट्रिक कंपैरिजन है कि हम यहाँ देखेंगे कि कलर कौन सा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, और हमारे पास जो चार्ट है उससे कंपेयर कर लेंगे। These tubes are purchased sealed and the ends of the tubes are broken up open in the field। यानी जब ली जाती हैं तो दोनों एंड क्लोज होते हैं, जब आपने फील्ड में ले जाना है तो एक एंड क्या कर देना, ओपन कर देना। तो कलर ऑफ द सॉलिड पैकिंग चेंजेस ऑन रिएक्शन विद द पोल्यूटेंट गैस। ये जो पैकिंग है इसके अंदर उसका कलर चेंज हो जाता है जब ये पोल्यूटेंट के साथ रिएक्ट करती है। एंड कंसंट्रेशन इज रेड ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम द कैलिब्रेशन स्केल। जैसे मैंने बताया ना, pH स्केल से आप कंपेयर करते हैं pH चेक करने के लिए, तो इसका भी कैलिब्रेशन स्केल आपको प्रिंटेड फॉर्म में दिया होता है। आप चेक करते हैं, इसके कलर को उससे मैच करते हैं, इसके डिस्टेंस को उससे मैच करते हैं, तो आपको इंटेंसिटी पता चल जाती है कि कितना पोल्यूटेंट लेवल है। द लेंथ ऑफ द पैकिंग विद चेंजेस कलर कॉरस्पॉन्ड टू द कंसंट्रेशन। कितनी लेंथ और कितना कलर चेंज है वो आपको बता देगा कि पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन कितनी है। फॉर एग्जांपल, दो पोल्यूटेंट है कि एक का कलर रेड है, एक का सपोज जो है वो येलो है। तो अगर रेड कलर, अगर तो मॉडरेट सा कलर आया ना, रेड है, लाइट रेड सा आया, इट मीन्स दोनों की कंसंट्रेशन खासी है।
अगर येलो ज़्यादा हो गया इट मीन्स दूसरा जो रेड वाला पोल्यूटेंट है वो थोड़ा है, और अगर रेड ज़्यादा है इट मीन्स रेड वाला डोमिनेंट है, येलो वाला कम है, मतलब हमें आइडिया हो जाता है। स्पेसिफिक क्यूज हैव बीन डेवलप्ड फॉर मोर देन 300 डिफरेंट गैसेस हमने डेवलप की हुई हैं, और उससे हमें आइडिया हो जाता है कौन सा पोल्यूटेंट है और कितनी कंसनट्रेशन पे है। ग्रैब सैम्पलिंग, ग्रैब मतलब पकड़ना। ग्रैब सैंपल्स कैन बी obtained by means of evacuated sampling flask, canes, कंटेनर्स, बैग्स एंड गैस सिरिंजेस, मतलब इनमें से कोई भी आप फ्लास्क यूज़ कर लें या कंटेनर यूज़ कर लें। दीज आर जनरली यूज इन कॉन्जुगेशन इन कंजक्शन विद गैस क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, यानी सैंपल लेना है और जाके एनालिसिस कहाँ पे करने हैं, जीसी पे आपने एनालिसिस कर लेने हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी। फ्लास्क एंड बैग्स आर फिटेड विद अ सेप्टम। अभी ये आपके पास बेसिकली सैम्पलिंग बल्ब है, इसके दो एंड्स हैं, आपने जब सैंपल लेने हैं आपने दोनों एंड्स खोल देने हैं कुछ देर के लिए, जब आइडिया हो जाए कि ये फिलअप हो गया आपने दोनों एंड्स को क्लोज़ करना है, और ये जो है गैस सिरिंज सेप्टम में डालनी है और इसमें से गैस का सैंपल लेना है। लेके सैम्पलिंग बैग है, ठीक है, ये आप इसकी जो है वो नोज़ल के थ्रू गैस सिरिंज के ज़रिए यहाँ सैंपल डाल देंगे और बाद में इसको क्लोज़ कर देंगे कॉक के ज़रिए। The needle of the gas syringe can be inserted through the septum and a liquid withdrawn and injected into the gas chromatograph। तो आपने गैस सिरिंज से निकाला, यहाँ रख लिया सैम्पलिंग बैग में, और देन जब आपने इंस्ट्रूमेंट पे जाना है तो अगेन गैस सिरिंज से निकाल के तो गैस क्रोमेटोग्राफ में रन कर देंगे और वहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे एक्यूरेट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।